राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। इसी नारे के साथ, इसी उद्घोष के साथ मेरठ की क्रांति धरा पर भगवान श्री राम की भूमिका में नजर आने वाले अरुण गोविल को इस बार मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से उतारा गया प्रत्याशी के रूप में। लेकिन कहीं ना कहीं जनता के मन में कुछ सवाल थे। आखिर क्या कारण रहा कि भारी व्यक्ति को लाया गया? हालांकि अरुण गोविल पिछले कई साल पहले मेरठ में रहते थे, लेकिन उनका मेरठ से दूर दूर तक नाता नहीं रहा। अधिकांश समय उन्होंने मेरठ से बाहर बिताया। लेकिन इस बार बीजेपी दावा ये कर रही है कि 1 लाख से ज़्यादा वोटों से अरुण गोविल जीतेंगे और इतिहास रचा जाएगा इस बार 400 पार का। इस समय हमारे साथ सपा नेता जीतू नागपाल हैं। जीतू सिंह नागपाल की बात करें तो पिछले काफ़ी समय से राजनीति में सक्रिय हैं, सामाजिक भी हैं और लोगों के सुख दुख में खड़े भी होते हैं। इन्हीं से पूछ लेते हैं आखिर क्या दावे हैं और क्या वादे हैं और कितना बड़ा अंतर इस बार लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि भाजपा का एक बड़ी भूल नहीं कह सकते, एक बड़ी बेवकूफ़ी कह सकते हैं। भूल नहीं, बेवकूफ़ी हुई है कि जो उन्होंने अरुण गोविल जी को मेरठ से उतारा। जिस आदमी में इतना घमंड हो, जो आदमी अपनी गाड़ी से नीचे नहीं उतर रहा हो, जो आदमी किसी से हाथ नहीं मिला रहा हो, वो कहाँ जीत का दावा कर सकता है? जब वो शुरुआत में आए थे तो उन्हें हमें सबने सारे पूरे मेरठ शहर ने उन्हें, और जब शुरुआत हुई धीरे धीरे पता चला कि ये भगवान, ये तो घमंडी आदमी है। गरीबों को उन्होंने झाँक के नहीं देखा, गरीबों से पूछा नहीं, हाल चाल नहीं पूछी। तो मैं ये कहता हूँ कि ये भाजपा से भारी भूल हुई है और इसका भुगतान भाजपा को करना पड़ेगा। और साथ में हमारे समाजवादी पार्टी से योगेश शर्मा 10, 20, 50 नहीं 1 लाख से ऊपर की वोटों से जीत चुके हैं। सारे मेरठ को पता है। चुनाव की बात करूँ तो प्रत्याशी कोई भी हो जी, मोदी के चेहरे पर, देश के जो प्रधानमंत्री हैं जी, उनके चेहरे पर जनता ने वोट की है। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं इफेक्ट जो है मोदी का पड़ेगा लोगों पे? अब तो कम से कम 30% वोट तो पड़ी ही नहीं मोदी बाजी की, जो हमेशा पड़ती थी। तो लोग दुखी हो गए, व्यापार ख़त्म हो गए, नौकरियां ख़त्म हो गई, महंगाई इतनी बढ़ गई। मोदी कब तक करेगा आदमी? मोदी ने सपने दिखाए थे हमें कितने बड़े बड़े, 5 साल दिए, 10 साल दिए, फिर भी वो बेवकूफ़ बनाते हैं। और अब भी हमसे ये आशा रखते हैं कि आज में जो वो खुद कहते हैं कि 4G का ज़माना है और जो है क्या नाम है मेट्रो आ रही है और यूपी तक जो है बड़ी ट्रेनें भागेंगी, वंदे मातरम भागेंगी और उसके उपरांत हम जो है उसे वोट डालेंगे। इतने बेवकूफ़ लोग नहीं रह गए अब। बहुत बेवकूफ़ बनाया, बहुत बेवकूफ़ बनाया। योगेश वर्मा की छवि भी, दलित समाज की बात करूँ तो कोई अच्छी नहीं कहलाई जाती। कहा जाता है कि दलित समाज में इतनी पकड़ उसकी नहीं है जितनी मायावती की है, क्योंकि मायावती ने कैंडिडेट खड़ा किया था देवव्रत त्यागी को। तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं जो बसपा का जो कोर बैंक कहलाता है, जो कैंडिडेट वो वोट बैंक कहलाता है, वो कहीं ना कहीं खिसक कर या तो बसपा पे गया या भाजपा पे गया? तो आपको नहीं लगता कि इतना आसान नहीं होगा योगेश वर्मा का इस जीत को लेना? बहन जी तो ख़त्म हो चुकी हैं। पिछली बार 10 सीटें थी इनकी पार्लियामेंट में। इस बार सिर्फ 10 में से 0 जरूर आएगा, 1 हट जाएगा, 0 जरूर आएगा। सारा वोट बैंक ख़त्म हो चुका है बहन जी का। क्यों? अब निकल के 5 साल में एक बार आ रही हैं और कह रही है कि आप वोट देना। पाके दलित समाज बेवकूफ़ है, जानता नहीं है कि दलित समाज के साथ कितना बुरा हुआ, कोई करने वाला नहीं है। योगेश वर्मा दलित समाज के साथ 24 घंटे खड़े रहते हैं मेरठ जिले के अंदर। ये मेरा दावा है कि सुनीता वर्मा जी ने मेयर पद पे भी काम करा और MP पे भी जीत के वो आएगी और बहुत मजबूत तरीके से जीत रही है। पढ़े लिखे सारा यूपी से दलित समाज, अब जो कि पहले आज से 30 साल पहले कांग्रेस में पढ़ता था, फिर दोबारा इंडिया गठबंधन के अंदर जुड़ चुका है और दोनों मुट्ठी खा लिया बहन मायावती की। इस बार आपको आने वाले चुनाव में पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। जनता ये कह रही है गुंडा मुक्त प्रदेश, जो भी माफिया है ये सब अब भगा दिए गए योगी सरकार में। हालांकि जब सोतीगंज का प्रकरण आया था तो केवल प्रधानमंत्री का एक जो संबोधन उन्होंने किया था, अगर आज की डेट की बात करें तो चोरियां बेहद कम हुई है जी। ये जनता का कहना है कि अब जो है लॉ एंड ऑर्डर तो मजबूत हुआ ही है, महिलाओं की सुरक्षा में भी बेहद बेहतरी हुई है। हालांकि लगातार जो प्रयास किए जा रहे हैं यूपी में सुशासन को कायम कर देंगे। आपको नहीं लगता कि फिर जनता क्यों सपा को चुनेगी? आप देखिए, आप मुझसे कह रहे हैं क्राइम कम हुआ है, मैं ये कह रहा हूँ आप ये देख लीजिए कि भाजपा के लोगों ने कितना क्राइम करा है। आप तो क्राइम की बात कर रहे हैं, काम हुआ है कहाँ हुआ? कि रोज़ हत्या हो रही है, कोई गला काट रहा है, कोई गोली मार रहा है, रोज़ के अखबार उठा के देखिए।
मैं परसों रात को मेडिकल में था, क्या हालत हो रखी है, डॉक्टर नहीं है, जूनियर्स बिठा रखे हैं, लोग बाहर से बुलाए कर रहे हैं, कोई सुविधा नहीं है। कोई सा भी इस भारत का आदमी जाके अगर अपने अपने क्षेत्र के मेडिकल थाने में देख लेगा कि क्या दुर्गति होती है वहाँ के लोगों से, तो उनकी आंखों से आंसू निकलेगा। मैं ये कहता हूँ कोई भी सरकार आए, पर सबसे पहला अगर मुद्दा हो तो सिर्फ खाली चिकित्सक का मुद्दा होना चाहिए, हमेशा अस्पतालों का मुद्दा होना चाहिए कि जहाँ पर लोग तड़पते हैं, मरते हैं। क्योंकि मैं समझता हूँ उससे बुरी जगह नहीं। मैं कह रहा हूँ सड़कें बन रही है, क्या फ़ायदा, उस सड़कों पे लोग मर रहे हैं और जाते हैं अस्पताल तो उन्हें जगह नहीं मिलती, उन्हें इलाज नहीं मिलता, सड़ के मर जाते हैं। 3 दिन में 6 आदमी मर चुके हैं मेरठ में एक्सीडेंट के अंदर, जिनमें से 3 आदमियों के मामलों में मैं गया हूँ। तो कहीं ना कहीं दुख का विषय भी है। नहीं, आपको नहीं लगता जो नेशनल एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, नई नई चीज़ें, जो टेक्नोलॉजी आ रही है, हाईवे आ रहे हैं, तो सब ये मोदी सरकार की ही देन है? तो कहीं ना कहीं जो अब जनता को सुकून, मान लीजिए दिल्ली जाना पड़ता था लोगों को 4 से 5 घंटे लग जाते थे, लेकिन नेशनल एक्सप्रेस बनने के बाद अब मात्र 40 मिनट में लोग दिल्ली पहुंच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप इसे कुछ मानेंगे कि हाँ यार मोदी सरकार ने कुछ किया है? एक बात बताइए, जब हम 2 व्हीलर खरीदते हैं, 4 व्हीलर खरीदते हैं, पहले ही हमसे लाख, 1.5, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए हमसे रोड टैक्स के नाम से काट ले जाते हैं। उसके बाद जब रोड बनती है तो बड़ा टोल खड़ा कर देते हैं, यहाँ टैक्स दे के जाओ। किस चीज़ का टैक्स दे रहे हैं हम? वो टैक्स छोड़ दो ना, फिर रोड टैक्स छोड़ दो। जब आप हमसे मौके पे ही अगर टैक्स काट रहे हो, गुंडा टैक्स कहते हैं इसे, तो फिर आप इसे बंद कर दो ना। यहाँ भी टैक्स और वहाँ भी टैक्स,